नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, श्री अजीत डोवाल जी जो कि भारत के एनएसए भी हैं, वो 73rd बैच ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स की दीक्षांत यानी कि पासिंग आउट परेड में उसके चीफ गेस्ट बनकर गए थे। तो वहां पर उन्होंने कुछ बयान दिए, जिनमें से उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया 4th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर से जूझ रही है, जिसमें न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉरफेयर सिविल सोसाइटी है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सिविल सोसाइटी क्या होती है, उसके बाद क्या 4th जनरेशन वॉरफेयर होता है, और तीसरा हम दो एग्जाम्पल से देखेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एग्जाम्पल कश्मीर से, एक एग्जाम्पल कन्याकुमारी से, कि कैसे 4th जनरेशन वॉरफेयर सबवर्ट कर रही है, डिस्टेबलाइज कर रही है हमारे सिविल सोसाइटी को, और वहां पर कैसे वो डेवलपमेंट के रास्ते में आप देखें तो दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो आज की क्लास इसी पर केंद्रित होने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो कोई भी लोन रिलेटेड क्वेरी है तो वहां पर आप जरूर पूछें। तो इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले तो न्यूज में क्या है। तो दोस्तों, न्यूज में अगर आप देखें तो यह है कि भाई 73rd बैच ऑफ आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में चीफ गेस्ट थे एनएसए डोवाल जी। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद गए और वहां पे उन्होंने कहा कि आज के टाइम में वॉर्स के जंग का बहुत ही अनसर्टेन आउटकम होता है, वॉर का अनसर्टेन आउटकम होता है। उससे काफी आसान है सिविल सोसाइटी को मैनिपुलेट करना, उसके द्वारा आप नेशन के इंटरेस्ट को हर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो नया फ्रंटियर ऑफ वॉरफेयर है 4th जनरेशन वॉरफेयर का, वो है सबवर्टिंग एंड डिस्टेबलाइजिंग दी सिविल सोसाइटी। तो आज के टाइम में जो जंग हो रही है वो सिविल सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करके हो रही है, और वही है 4th जनरेशन वॉरफेयर। तो दोस्तों, वैसे तो देखिए, जो जंग है उसको कई जनरेशन में बांटा गया है। तो 1700 सेंचुरी से ही आप देखिए, कुछ 1600 से फर्स्ट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर स्टार्ट होती है, और अब तक कोई कहते हैं 4th जनरेशन है, कोई कहते हैं कि अब 5th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर भी स्टार्ट हो गया है। तो इस पर अलग से कभी वीडियो बना सकते हैं। तो इस वक्त जिसकी बात हो रही है वो है 4th जनरेशन वॉरफेयर। तो दोस्तों, 4th जनरेशन वॉरफेयर एक ऐसा कंफ्लिक्ट है जिसमें वॉर और पॉलिटिक्स, कॉम्बैटेंट और सिविलियन यानी लड़ने वाले और सिविलियन में एक लाइन नहीं है, बहुत ब्लर्ड लाइन है। कौन कॉम्बैटेंट है, कौन सिविलियन है, पता नहीं चल रहा। कहां पर जंग हो रही है, कहां पर पॉलिटिक्स हो रहा है, पता नहीं चल रहा। तो इस प्रकार का वॉरफेयर है जिसमें एक मेजर पार्टिसिपेंट नॉन स्टेट एक्टर होता है। एक स्टेट नहीं है, हो सकता है वो स्टेट को, नॉन स्टेट एक्टर को कोई स्टेट बाहर से फंड कर रहा हो, मदद कर रहा हो, लेकिन डायरेक्टली स्टेट खुल के सामने नहीं आता। तो इस प्रकार का वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर अपना रोल फुलफिल कर रहा है। तो इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें 4th जनरेशन वॉरफेयर की, तो इसमें एक हायरार्कियल अथॉरिटी नहीं होती कि कोई प्राइम मिनिस्टर है देश का, उसके साथ जंग नहीं है। यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन हो सकता है, यहाँ पे कोई हैकिंग ग्रुप, हैकर्स का ग्रुप हो सकता है। तो कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता। ये प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक वॉरफेयर करते हैं, पेशेंस बहुत है, और बदलते हुए परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को भी बदल जाते हैं। कब वो किसी, हो सकता है कभी वो वॉरफेयर, एक्टिव वॉरफेयर का हिस्सा हो, और उसी टाइम कभी वो किसी यूनिवर्सिटी में कुछ काम कर रहे हो या अपना अन्य कोई जॉब कर रहे हो। तो बहुत पेशेंस है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके सिवा बहुत लो प्रोफाइल भी वो रखने में सक्षम है जब जरूरत पड़े, और स्मॉल साइज है, जंग की तरह बड़ा फोर्स नहीं है, स्मॉल साइज है जिससे जंग हो रही है। तो इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो जैसे आतंकवादी संगठन होते हैं, वो क्या है, भारत में 4th जनरेशन वॉरफेयर में इंडल्ज कर रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो काफी नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, जो कभी कई नक्सल लीडर्स की बात होती है कि वो किसी एनजीओ से एसोसिएटेड है या फिर वो किसी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। आए दिन ऐसे न्यूज आते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का 4th जनरेशन वॉरफेयर है, जिसमें क्या हो रहा है, पेशेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बाहर से भी फंडिंग है, और कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। कौन लीडर है किसी को नहीं मालूम, अलग अलग डिसेंट्रलाइज्ड ग्रुप्स हैं, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे उनमें एक समानता हो सकती है। तो उस प्रकार से भी यहां पे आपको वॉरफेयर देखने मिलेगी। तो इन शॉर्ट 4th जनरेशन वॉरफेयर अगर आप देखें तो वैसी वॉरफेयर है जिसमें एक पार्टी नॉन स्टेट एक्टर है जो कि डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहा है स्टेट के साथ। दोस्तों, यहां पे दूसरा टर्म हम देखेंगे सिविल सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 4th जनरेशन वॉरफेयर किसके लिए हो रही है, तो उसमें सिविल सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करना, मैनिपुलेट करना 4th जनरेशन वॉरफेयर का
पार्ट है। तो अब सिविल सोसाइटी समझते हैं दोस्तों। सिविल सोसाइटी इज द थर्ड सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, जो कि ना तो गवर्नमेंट है ना तो बिजनेस है। तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। सिविल सोसाइटी का मतलब हमें लगता है सिर्फ एनजीओ, ऐसा नहीं है। सिविल सोसाइटी यानी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, इनसे भी बहुत ज्यादा है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे एनजीओ हो गए, जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वो किसी भी धार्मिक लाइन पे बन सकते हैं, हिंदुइज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी क्या है, सिविल सोसाइटी का ही पार्ट है। ट्रेड यूनियन सिविल सोसाइटी का पार्ट है। वॉलेंटरी एसोसिएशन, हो सकता है कि भाई जितने भी लोग हैं एक पर्टिकुलर, हो सकता है प्रोफेशन के हों, वो अपना एसोसिएशन बना लें, तो वो क्या है, सिविल सोसाइटी का पार्ट है। क्लब हो सकता है ना, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल क्लब्स भी होते हैं, तो कुछ क्लब्स होते हैं जिनका पार्ट होता है ट्री को एफॉरेस्टेशन करना, तो ऐसे क्लब्स भी हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के क्लब हो सकते हैं, आपको मालूम ही है। फिर आप देखें तो एकेडेमिया एंड एक्टिविस्ट ग्रुप हो सकते हैं। ये कोई ग्रुप हो सकता है जो कि सो कॉल्ड लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स का ग्रुप हो सकता है। सो कॉल्ड लिबरल इंटेलेक्चुअल, अगेन मैं वो टर्म यूज करूंगा, सो कॉल्ड, तो उनका ग्रुप हो सकता है। कोई एक्टिविस्ट हो सकते हैं कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, हो सकता है कि कोई जेंडर के बेसिस पे एक्टिविज्म करते हो, कोई रिलीजियस लाइंस पे एक्टिविज्म करते हो, तो कुछ एक्टिविस्ट का भी ग्रुप इसमें हो सकता है। कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, वो भी सिविल सोसाइटी का पार्ट है। फाउंडेशंस हो सकते हैं, अलग अलग विदेशी संस्था होते हैं जो पैसा दे रहे हैं, वो भी क्या है, सिविल सोसाइटी का ही पार्ट है। हो सकता है कि कोई फिलैंथ्रोपिस्ट फाउंडेशन है, वो भी क्या है, सिविल सोसाइटी का पार्ट है। एकेडेमिया हो सकता है, सो कॉल्ड नहीं, नॉर्मल भी, सही बात है, क्योंकि सिविल सोसाइटी कोई बुरी चीज नहीं है दोस्तों। सिविल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिविल सोसाइटी ही अगर आप देखें तो किसी देश का सोल है। सिविल सोसाइटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो सिविल सोसाइटी का पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस होना चाहिए अपने लोगों का उत्थान हो, अपने सिटीजन्स की ग्रोथ हो, तो बहुत अच्छी बात है सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी इज नॉट एन अब्यूज्ड वर्ड, याद रखिएगा। हम सब किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी सिविल सोसाइटी से जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सिविल सोसाइटी मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ कवर कर रहे हैं। पर दोस्तों दिक्कत तब होती है जब इन सिविल सोसाइटी को कोई आके डिस्टेबलाइज करे, मैनिपुलेट करे। जब वो शुरू हो जाए तो समझ लीजिए फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर स्टार्ट हो चुकी है। तो अजीत डोभाल जी ने यही कहा कि आज के वक्त में जंग बहुत इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कोई भी जंग क्यों करते हैं? कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होती है जिसे अचीव करना होता है। लेकिन आज के टाइम में ये पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अगर आप जंग का रास्ता अपनाते हैं तो वो अनअफोर्डेबल है। बड़ी बड़ी इकॉनमी है, जंग शुरू करना आसान है लेकिन कब खत्म होगा नहीं मालूम। पूरा इकॉनमी ड्रेन हो सकता है एक जंग में, तो अनअफोर्डेबल है। आउटकम भी अचीव होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। जंग लड़के जीतोगे ही, बिल्कुल नहीं मालूम है क्या हो जाएगा। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो जंग आसान ऑप्शन नहीं है। लेकिन उससे बहुत ज्यादा आसान ऑप्शन है इस सिविल सोसाइटी को मैनिपुलेट करना। वो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का अब हिस्सा बनता जा रहा है। तो वही अजीत डोभाल जी ने कहा है इन आईपीएस प्रोबेशनर्स को, हो सकता है कल आप भी बने, तो आपको भी ये सीख जाननी जरूरी है कि अगर किसी देश की इंटरनल सिक्योरिटी फेल हो जाए तो वो कंट्री कभी ग्रेट नहीं बन सकता। अगर उस देश के लोग सिक्योर नहीं है, लोग सेफ नहीं है, तो वो देश कभी राइज नहीं कर सकता, वो देश कभी ग्रो नहीं कर सकता। आइए दोस्तों हम देखेंगे सिविल सोसाइटी एंड फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट कश्मीर के पास, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जैसा मैंने कहा एग्जाम्पल से देखेंगे तो तमिलनाडु की बात हो रही है, तो कश्मीर से ही पास, थोड़ा ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट, अगेन मैं मेटाफोरिकली कनेक्ट करना चाह रहा हूं कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है। तो कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट अगर आप देखें तो 24 फरवरी 2012 को प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं कि फॉरेन हैंड है तमिलनाडु न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को डिस्टेबलाइज करने में। उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ फॉरेन एनजीओज को ब्लेम किया, किसके लिए? कि वो पावर प्लांट में आर्टिफिशियली प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ये क्या है? देश के तरक्की के रास्ते में वो दिक्कत उत्पन्न कर रहे हैं फॉरेन एनजीओ। ये क्या है? यही है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। ये फॉरेन हैंड है जो कि लोगों को गुमराह कर रहा है। लोगों से पूछा गया वहां पे क्या दिक्कत होगी न्यूक्लियर प्लांट से, मालूम ही नहीं। कुछ लोग जो न्यूक्लियर प्लांट को सपोर्ट कर रहे थे उनके खिलाफ आईईडीज भी चले, ऐसे भी न्यूज आए थे। वैसे ही आप देखें तो न्यूज एजेंसीज ने रिपोर्ट किया था उस वक्त
3 एनजीओ हैं जिन्होंने डोनेशंस, वो डोनेशंस जो ईयर मार्क किए गए थे, वो डोनेशंस जो दिए गए थे रिलीजियस एंड सोशल कॉज के लिए, उन डोनेशंस का पर्पस था कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म में, धर्म का नाम नहीं लूंगा, आप किसी पर्टिकुलर धर्म का प्रसार करें उन पैसों से। आप किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए कोई सोशल कॉज में वो पार्ट लेती है, एजुकेट करती है, बच्चों को पढ़ा रही है, तो उसके लिए पैसे दे। वो पैसे उन एनजीओ ने डाइवर्ट किए, किसके लिए? प्रोटेस्ट करने के लिए। लोगों को वो पैसों के लालच में लोगों से उन्होंने प्रोटेस्ट करवाया है। ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का भी वायलेशन था। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ब्लेम्स एनजीओज ऑफन फंडेड फ्रॉम यूएस एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज फॉर स्पीयरहेडिंग एंटी कुंडाकुलम स्टेयर। तो ये मनमोहन सिंह जी के बयान थे, आपने देखा। नेक्स्ट देखते हैं, कश्मीर चलते हैं। तो दोस्तों, कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग का एक वक्त काफी वातावरण रहता था, तो उसी में इंडिया टुडे के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की टीम ने पाया कि जो स्टोन पेल्टर्स हैं उनको 5,000 से 7,000 रुपए महीने दिए जाते हैं, और इसके सिवा शूज एंड क्लोथ्स, जूते कपड़े अलग से मिलते हैं, तो इसलिए स्टोन पेल्टिंग हो रही है। इसके सिवा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की रिपोर्ट है जिसका कहना है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने 800 करोड़ रुपए दिए थे कश्मीरी सेपरेटिस्ट, एक सैयद अली शाह गिलानी, दूसरा आसिया अंद्राबी को, वैली में अनरेस्ट फैलाने के लिए, कि वैली में इस प्रकार के पत्थरबाजी होती रहे, उसके लिए 800 करोड़ दिए गए। तो ये क्या था? ये इसमें आप देखें तो ये पैसे अलग अलग तरीके से पत्थरबाज तक जा रहे हैं। कुछ आप देखें तो किसी एनजीओ के थ्रू जा रहे हैं, कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से इनके पास पैसे जा रहे हैं। तो इसमें क्या किया जा रहा है? अगेन ये सिविल सोसाइटी को सबवर्ट किया गया, मैनिपुलेट किया गया। अब बात अलग है, एनआईए कोर्ट ने इनको चार्ज भी किया है, आसिया अंद्राबी को, एंड मॉब कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया फैलाने के लिए, इंसाइट करने के लिए। शी इज ऑलरेडी चार्ज, ऑलरेडी आप देखें तो ये तिहाड़ जेल में भी रह चुकी है। तो यही दोस्तों कहानी थी जो आपको जाननी थी, बहुत जरूरी थी आज की क्लास में आप जाने। तो दोस्तों, अनअकैडमी में स्पेशल प्राइस वीक रन हो रहा है जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो में। तो प्लस आइकनिक प्लस कॉम्बो अगर आप देखें तो 1 साल की है 46,739, आइकनिक कॉम्बो 1 साल की है 63,989। ये सब कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, KC10 कोड यूज करेंगे तो ही आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों, अनअकैडमी लर्नर से 170 प्लस लर्नर से जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, यूपीएससी कॉम्बैट करंट अफेयर्स की हम रन कर रहे हैं, 60 मिनट्स की है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। आइकनिक और प्लस 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। तो 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए। नए यूपीएससी बैचेस भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, इनका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।